Hello viewers. तो continuing with the series of class 11 revision topics, मैंने कल प्रोजेक्टाइल तक डिस्कस किया था। प्रोजेक्टाइल में ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो मैंने आपको ये बता दिया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस या पैरेलल टू द ग्राउंड हमेशा ज़ीरो होगा और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस हमेशा जी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है तो मैं हमेशा ये देखूंगा कि मेरा प्रोजेक्टाइल किस पॉइंट से किस पॉइंट तक गया है। मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल अगर x1 y1 से x2 y2 तक जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग अगर x एक्सिस निकालना है तो वो हमेशा x2 माइनस x1 लिखा जाएगा और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y2 निकालना है तो y2 माइनस y1 लिखा जाएगा। और एक्सेलरेशन को मैं हमेशा माइनस जी लूँगा और माइनस का मतलब है कि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि होता है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से हमारा क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से मतलब है कि हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, मान लीजिए, जिसकी हाइट h है और यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लीजिए एक फुटबॉल है, और हम इस फुटबॉल को हिट करते हैं बहुत ज़ोर से इन दिस डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्राउंड। तो अभी ये रेस्ट पर है, लेकिन जब ये चलेगी तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। तो इफ़ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्राउंड देन इट इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। If it is fired at 90 degree to the ground, it is called vertical projectile. And if it is fired at an angle other than these two, then it is called oblique projectile. तो आमतौर पर अगर हम प्रोजेक्टाइल वर्ड बोल रहे हैं तो वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल माना जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं तो ये वाला केस हो जाएगा। और अगर हमने बोल दिया बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वहाँ पर प्रोजेक्टाइल वर्ड अक्सर यूज़ नहीं होता है, बट दैट इज़ द केस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर कल मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटते हुए आपको ये बता देता हूँ। कल हमने निकाले थे 3 फॉर्मूले। रेंज क्या आई थी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ऊपर की तरफ उछाल रहा हूँ, ये ग्राउंड है और सीधे ऊपर उछाल दिया, तो कितना एंगल हो गया? ये 90 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना आ गया यहाँ पर? 90 डिग्री। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में इसे डाल देता हूँ तो मेरा क्या आंसर बनेगा? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। तो ये साइन 180 हो गया और साइन 180 ज़ीरो होता है तो रेंज ज़ीरो आ गई। अगर थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल फेंका जाए तो वो इस तरीके से जाता है और इसको हम रेंज कह देते हैं। यहाँ पर रेंज ज़ीरो आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जिस पॉइंट से फेंका गया है ये उसी पॉइंट पर वापस आके गिरेगा। यानी कि ये फॉर्मूला हम तब भी लगा सकते हैं जबकि प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली फेंका जा रहा हो। इसी तरीके से अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो वो हो जाती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर थीटा 90 डिग्री है, जो कि इस केस में है, तो h कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। साइन 90 1 होता है, यानी कि मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट हो गया आपके लिए देखा जाए तो। MCQ में हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, अ बॉल इज थ्रोन अप विथ 50 मीटर पर सेकेंड
डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर u की जगह 50 डाल दीजिए, 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 10, जी की जगह हम 10 ले लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 50 इंटू 50 2500 अपॉन 20, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 125 मीटर। यानी कि वो बॉल सीधे जाएगी ऊपर, 125 मीटर की हाइट तक पहुँचेगी और वहाँ से फिर वापस नीचे उसी पॉइंट पर आकर गिर जाएगी। तीसरी चीज़ है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है, 2u साइन थीटा बाई जी। इसमें आप थीटा की जगह 90 डिग्री डाल दीजिए। तो इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री यानी कि केस ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन, तो t बराबर क्या आ जाएगा, साइन 90 1 होता है तो 2u बाई जी, यानी कि प्रोजेक्टाइल वापस उसी पॉइंट तक पहुंचने में 2u बाई जी टाइम लेगा। तो यानी कि अगर बॉल को फेंका जा रहा है u वेलोसिटी से, तो वो इसी पॉइंट पर वापस आ गया है कितने टाइम बाद, अगर t बराबर 0 पर फेंका था तो t बराबर 2u बाई जी टाइम पर वो यहाँ आ जाएगा। तो अपनी मैक्सिमम हाइट पर वो कब पहुँचेगा, आधे टाइम में पहुँच जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम u बाई जी और वापस वहीं आने का टाइम 2u बाई जी। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि जो प्रोजेक्टाइल है वो, जो हमने ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में डेरिवेशन किए हैं, वो वर्टिकल प्रोजेक्शन के लिए हम सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी कम टू दी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है और वो इस तरह से चलता हुआ यहाँ आकर कहीं गिर जाएगा। यहाँ आके गिर जाता है। तो अगर मैं इस हाइट को h मान लेता हूँ तो यहाँ पर रेंज हो जाएगी ये, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट को। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये y एक्सेस हो गई, इधर हम अपनी x एक्सेस मान लेते हैं। ये हमारी मान लीजिए x एक्सेस है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0, -h और ये वाला पॉइंट हो जाएगा r, -h। तो अगर हमसे रेंज पूछा जा रहा है तो हमें r बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने o, इस पॉइंट को नाम दे दिया p, तो o से p तक जाने का समय वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और अगर इक्वेशन ऑफ पाथ पूछी जाएगी तो हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लेंगे। इन जनरल हम इस पॉइंट की बात करें तो ये x, -y होना चाहिए, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -y आएगा। तो इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ भी वहाँ से निकाली जा सकती है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने इस प्रोजेक्टाइल को सामने की ओर कितनी वेलोसिटी दी है, u वेलोसिटी दी। क्या इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में अलोंग y एक्सिस कोई वेलोसिटी है, नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ux की वैल्यू u के बराबर है, uy की वैल्यू 0 है, क्योंकि y एक्सिस में इसको इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है। ax की वैल्यू 0 है, ay की वैल्यू -g है, और हम ऐसा मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं q। o से q तक आने में ये जो टाइम लगा रही है वो फिलहाल हम मान लेते हैं t है। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट तो p तक होगा, o से q तक का टाइम t है। टाइम फ्रॉम o टू q इज इक्वल टू t। दिस इज नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट o से p तक का माना जाता है। तो अब सबसे पहली बात, हमने कहाँ से शुरू किया, 0, 0 से। ये O पॉइंट था,
दूसरा पॉइंट क्या लिया गया है, Q। ये पॉइंट कौन सा है, 0, x, -y। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना हुआ, तो x2 - x1, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग जो x एक्सिस होगा वो हो जाएगा x2 - x1, यानी कि x - 0 विच इज x, एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस y2 - y1 विच इज -y - 0, यानी कि -y। तो हमें डिस्प्लेसमेंट्स मिल गए। अब हम इक्वेशंस लगा लेते हैं। तो हमें पता है इक्वेशन है Sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ऐसे इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन है, क्योंकि हम x के लिए लगा रहे हैं तो सब जगह x लिख दिया। t के साथ x नहीं लिखा क्योंकि t तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके कोई कंपोनेंट नहीं होते हैं। अब Sx के बदले x आ जाएगा, ux के बदले u आ जाएगा, t की जगह t आ जाएगा, हाफ ऑफ ax के बदले 0 आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर, यानी कि x इक्वल्स टू यू टी आ जाएगा यहाँ पर, और यहीं से आ जाएगा t इक्वल्स टू x अपॉन यू। अब y एक्सिस के लिए आ जाते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एस वाई के बदले आपने लगा दिया -y, यू वाई 0 है पहले ही लिख दिया गया है, ए वाई के बदले -g लिया जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -y इज इक्वल टू -हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये -y से -y कट जाएगा। तो ये जो निकल कर के आ रहा है ये मैग्नीट्यूड ऑफ y है, याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्शन आपने पहले ही ले ली है, ये डाउनवर्ड जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम वहाँ -y लेने के बजाय y लिखते केवल कि भाई हमें नहीं पता, जनरल पॉइंट ले रहे हैं x, y, तो फिर ये y -हाफ जी टी स्क्वायर आ जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है, शो दैट इट इज़ इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -हाफ जी टी स्क्वायर। अभी आप आगे देखेंगे वो माइनस लेकर के आएगा, क्लियर कर देंगे उसको आगे अभी। अब हम यहाँ t की वैल्यू डाल देते हैं, t ये निकाल रखा है हमने। तो अगर आप यहाँ t की वैल्यू डाल देते हैं तो आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ y इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया और x कोऑर्डिनेट आ गया, आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं ये आ गया। यही हमारी इक्वेशन ऑफ पाथ है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ y है, और y क्या बता रहा है कि वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना नीचे चला गया। ऊपर जाने का तो प्रश्न ही नहीं है क्योंकि सामने फेंका हुआ है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में, बिकॉज y इज नेगेटिव देयरफॉर y इक्वल्स टू -हाफ जी एक्स अपॉन यू होल स्क्वायर। और फिर से वही बात आ गई, x की मैक्सिमम पावर 2 है, y की मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब है कि ये पाथ भी पैराबोलिक है। तो ये कहा जाता है कई बार। तो अगर उसने आपको दिया है मॉड y बराबर दिस, तो यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, और अगर वो y कह रहा है तो लिख दीजिए भाई कि y जो है वो नेगेटिव आएगा x की किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बाकी चीज़ों को निकालने के लिए। क्या क्या निकालना है, रेंज निकालनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो अगर हमने बॉडी को यहाँ से फेंका था, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, बॉडी को हमने यहाँ से फेंका था, फुटबॉल थी, कोई पत्थर था, जो भी था, ऐसे तो यहाँ से फेंका है विद द वेलोसिटी u। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 हैं,
और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आए थे, r, -h, क्योंकि हमने ये हाइट h ले रखी है। तो इन दिस केस एस एक्स इज इक्वल टू r - 0 इक्वल टू r। ये हमारे x1 y1 हो जाएंगे और ये हमारे x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 - x1 करके ये आ जाएगा, sy निकालेंगे तो y2 - y1 करके -h आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। sy कितना है, -h है, uy 0 है क्योंकि सारी वेलोसिटी x एक्सिस के अलॉन्ग है। t हमें पता करना है, ये वाला t यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है। यहाँ पर t का मतलब है TOP, ओ ये वाला पॉइंट है, प्लस हाफ ऑफ -g इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू √2h/g। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, यानी कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई से बॉल फेंकी गई है उतने ज़्यादा समय बाद ही वो धरती पर पहुंचेगी। अब हम पूछ सकते हैं, सवाल बनाया जा सकता है कि भाई हमने 20 मीटर की बिल्डिंग से फेंका था और 50 मीटर की बिल्डिंग से फेंका था, तो अगर यहाँ पर टाइम t1 है तो यहाँ टाइम कितना होगा, या रेशियो पूछ लिया कि यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, रेशियो बता दीजिए। तो यहीं से दिख रहा है t1/t2 इज इक्वल टू √h1/h2। ये नोट कर लीजिएगा। तो अगर मुझे h1 h2 t1 t2 की वैल्यूज़ दे रखी हैं, मान लीजिए हमने कहा एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लोर्स हैं, तो सपोज़ कर लीजिए हमने कहा कि सेकंड फ्लोर से जब बॉल फेंकी गई तो वो 2 सेकंड में नीचे पहुंची है। अगर 5th फ्लोर से फेंकी जाएगी तो कितनी देर में पहुंचेगी, तो सेकंड फ्लोर से 2 सेकंड, 5th फ्लोर से, तो आपने कह दिया भाई कि सेकंड फ्लोर के लिए h1 बराबर 2y कह दीजिए चलिए, और 5th फ्लोर के लिए h2 बराबर 5y, और यहाँ पर टाइम कितना है, 2 सेकंड है, तो यहाँ टाइम कितना आएगा बताइए। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए। t1 हो गया 2 सेकंड, t2 हमें पता नहीं है, यहाँ पर आ गया 2y, यहाँ आ गया 5y, y से y कट गया, तो t2 की वैल्यू 2√5/2 आ जाएगा। अब वो यहाँ ये भी कह सकता है, सवाल को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए मैंने तो 5th लिया, अगर 4th फ्लोर दे दे वो आपको, तो या 8th फ्लोर दे दे, यहाँ पर अगर मैं दे दूँ आपको कि 8th फ्लोर, तो यहाँ पर तो टाइम लग रहा है मान लीजिए 2 सेकंड, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो अब आप यहाँ लिख देंगे h2 इज इक्वल टू 8y, और ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से 2/t2 इज इक्वल्स टू √2y/8y, y से y कट जाएगा 1/4, तो t2 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2 इंटू √4, यानी कि 2 इंटू 2 4 सेकेंड। तो फ्लोर तो 4 गुना हो गया है, लेकिन टाइम डबल हुआ है। तो इसमें बहुत कॉमन सा है, बच्चा सोचेगा अरे ये 4 टाइम्स हो गया है तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये भी प्रूव करने को देते हैं। अब तीसरी चीज़ जो हमें निकालनी है वो क्या निकालनी है, वो निकालनी है रेंज। तो रेंज आ रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर हमें रेंज निकालनी है किसकी,
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। तो फिर से वही डायग्राम जो हमने पहले बनाया था, यहाँ से बॉल फेंकी जा रही है और वो बॉल ऐसे करके यहाँ पहुँच जा रही है। तो ये 0,0 था, हाइट ये वाली h थी, और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लग रहा है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। टाइम कितना आ रहा था, √2h/g, और हाइट ये h है ही। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, वो थे r, -h। तो अब अगर हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लगा देते हैं तो sx के बदले आ जाएगा r, इसको हमने u वेलोसिटी से सामने की ओर फेंका है, इंटू ux की जगह u इंटू t, और t की जगह क्या आ जाएगा, √2h/g। तो ये हमारी रेंज आ गई सीधे। सो रेंज इज √2h/g, टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2h/g, and equation of motion is y equals to -12 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो ये प्रूव करने को दिए जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है। इस बिल्डिंग पर हमने 2 बॉल्स रख दी हैं। एक बॉल को हम इस तरफ फेंक रहे हैं विद वेलोसिटी u, और दूसरी बॉल को हम बस धीरे से पुश कर दे रहे हैं। ऐसा समझ लो कि एक बच्चा यहाँ खड़ा था और उसके हाथ में एक बॉल थी और उसने बस ये बॉल ड्रॉप कर दी है। हाइट ऑफ द चाइल्ड इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द बिल्डिंग। तो अगर ये दोनों काम एक साथ किए गए हैं तो कौन सी बॉल नीचे पहले पहुंच जाएगी? इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। सपोज ये वाली बॉल को हम ए कह रहे हैं, ये वाली बॉल को हम बी कह रहे हैं। ए का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टी है, टी ए कह देते हैं। बी का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसे हम टी बी कह देते हैं। तो आपको बताना है टी ए अपॉन टी बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। दिस बॉल इज जस्ट ड्रॉप्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज ड्रॉप्ड एंड दिस बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u। तो कौन सी बॉल ग्राउंड पर पहुँच रही है? ए बॉल पहुँच रही है टी ए टाइम में, बी बॉल पहुँच रही है टी बी टाइम में। तो टी ए अपॉन टी बी का रेशियो क्या होगा? ये असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और प्रूव करने को भी दिया जा सकता है। तो इट कैन बी अ 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन और अ 3 मार्कर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अबाउट प्रोजेक्टाइल। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले तो 3 लॉ हैं। तो पहले लॉ को बोल देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने दिया था ये। A body at rest will remain at rest and a body in motion will continue to move in same direction until an external unbalanced force is applied on it। जो चीज़ रुकी है वो रुकी रहेगी, जो चल रही है वो चलती रहेगी उसी डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड से, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाएगा। दूसरा लॉ ऑफ फोर्स कहलाता है। लॉ ऑफ फोर्स क्या है? लॉ ऑफ फोर्स है F प्रोपोर्शनल टू dp/dt। यही लिखिएगा। ये F इक्वल टू ma भी बन जाता है अगर SI यूनिट्स में बात कर रहे हैं तो। तीसरा जो लॉ है वो फेमस एक्शन रिएक्शन लॉ है। For each and every action there is an equal and opposite reaction। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन
अलग अलग बॉडीज पर होते हैं। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये सन है, ये अर्थ है, तो अर्थ पर भी एक फोर्स लग रहा है सन के कारण, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, इसको मैंने नाम दे दिया F1। सन पर भी एक फोर्स लगेगा ड्यू टू अर्थ, इसको मैंने F2 नाम दे दिया। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई F1 F2 से बड़ा है, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन F1 F2 के बराबर है, तीसरा ऑप्शन F1 F2 से छोटा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स एंड थिंक ऑफ द रीजन। तो ये एक्शन रिएक्शन लॉ हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है वो है कि मोमेंटम किसे कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्योंकि रिवीजन मॉड्यूल है इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे। तो मास और मोमेंटम, मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी बनती है उसको मोमेंटम कहा जाता है। वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। मोमेंटम के आधार पर ही फोर्स आता है। फोर्स जब आप किसी चीज़ पर लगाएंगे तो बॉडी का मोमेंटम बदलेगा, और मोमेंटम बदल रहा है इसका मतलब है फोर्स लगा है। तो सेकंड लॉ जो कहता है वो यही कहता है, F प्रपोर्शनल टू dp/dt। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, उसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है हमारे फिजिक्स के अंदर, फंडामेंटल कैटेगरी का लॉ है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो मैंने मोमेंटम लिखा है यही लीनियर मोमेंटम कहलाता है। अगर लीनियर वेलोसिटी की मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि एंगुलर वेलोसिटी की मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लीनियर वेलोसिटी वो जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, वो लीनियर वेलोसिटी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? द लीनियर मोमेंटम of a system remains constant or conserved if no external impulse or force is acting on it। यहाँ पर मैंने इम्पल्स लिखा है, इम्पल्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन इन मैनी बुक्स वो केवल फोर्स लिखा हुआ है। दोनों को सही माना जाता है, बट इम्पल्स इज मोर अप्रोप्रिएट। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर विच इट एक्ट्स, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो यहाँ मैं नोट डाल करके लिख देता हूँ इसको कि इम्पल्स जो है वो FDT होता है। तो हमसे कहा जाता है भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल बताइए, हमने बता दिया। अब वो कहते हैं इसे प्रूव करो, तो प्रूव हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? F इज इक्वल टू dp/dt। SI यूनिट में तो यही आ जाएगा।
SI यूनिट में F इज इक्वल्स टू dp/dt हो जाता है। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, इफ F dt इक्वल्स टू 0, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, dp इक्वल्स टू 0। dp का क्या मतलब है, dp का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल, दैट इज इक्वल टू 0। और इसका क्या मतलब आ गया, इसका मतलब आ गया p फाइनल इज इक्वल्स टू p इनिशियल। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इम्पल्स 0 है, तो एफ डी टी 0 होना चाहिए। इम्पल्स की बात तभी की जाती है जब फोर्स बहुत थोड़े से समय के लिए लगाओ। फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया है, तो बॉल और बैट का कांटेक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, सो दैट इज़ एन इम्पल्सिव फोर्स। आपने एक बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल गिराई, बॉल ज़मीन पर टकरा के उछलती है, तो बॉल और ज़मीन का जो कांटेक्ट हो रहा है वो बहुत छोटे से समय के लिए हो रहा है, तो ये सब इम्पल्सिव फोर्स कहलाते हैं। और फोर्स और वो छोटा सा टाइम जितनी देर तक फोर्स लग रहा था, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही हमारा लॉ है। फिर हम कहते हैं इसके एग्जाम्पल्स बता दीजिए। तो दो बड़े कॉमन एग्जाम्पल हैं, रिकॉइल ऑफ अ गन, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, शेल लिख दीजिए, और ये रिकॉइल है। और तीसरा रॉकेट प्रोपल्शन। ये रिकॉइल ऑफ अ गन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पे अलग से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाता है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंजर्व माने कांस्टेंट, कंजर्व साइंस में बहुत कॉमन यूज होता है, कांस्टेंट आप समझते ही हैं। इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर वो आपसे जो बात करता है वो बात करता है फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन क्या चीज़ है, इट इज अ फोर्स दैट opposes relative motion between surfaces in contact। यहाँ पर ये रिलेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं तो आपकी डेफिनेशन गलत है। एक मेरा दूसरा भी वीडियो बना हुआ है जिसमें कि मैंने ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, आप चैनल पर जाके विज़िट कर सकते हैं। हालांकि दैट इज़ मेड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन्स। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप फ्रिक्शन और लॉज ऑफ मोशन के बेसिक को जानते हैं, तो वो वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन सीधे उस प्रॉब्लम को आप सोचेंगे कि हम एक ही बार में ऐसे ही समझ जाएंगे बिना फ्रिक्शन जाने, तो नहीं समझ पाएंगे। तो पहले फ्रिक्शन को थियोरिटिकली अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन देख लीजिएगा, अच्छी प्रॉब्लम है, दी जा सकती है आपके एग्ज़ाम में, और अगर वो दी जाती है तो 3 नंबर से कम में नहीं आएगी वो प्रॉब्लम। तो रिलेटिव मोशन की बात होती है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये दो तरीके का है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है और एक डायनामिक फ्रिक्शन कहलाता है।
स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, चलने की कोशिश कर रही हैं लेकिन चल नहीं पा रही हैं। उदाहरण के लिए एक टेबल है और आप उसे धक्का मार रहे हैं। सपोज कर लीजिए आपके कमरे में डाइनिंग टेबल है, एक कोई छोटा बच्चा आया, वो डाइनिंग टेबल काफ़ी भारी है और वो इस पे अपना हाथ लगा करके इसे धकेल रहा है, लेकिन टेबल तो चल नहीं रही है क्योंकि टेबल बहुत भारी है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसने तो फोर्स लगा दिया टेबल पर, एफ फोर्स, और न्यूटन कहते हैं F = ma होता है, तो अगर फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन आना चाहिए। एक्सेलरेशन आ रहा है मतलब टेबल मूव करनी चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है कि टेबल तो मूव नहीं कर रही। तो अगर टेबल मूव नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? फोर्स तो हम लगा चुके हैं। द आंसर इज कि इस टेबल पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो जो टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम है वो जीरो हो गया है, F - F = 0 हो गया है। तो क्योंकि टोटल फोर्स जीरो है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं चल रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो कहता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो इस फोर्स को फ्रिक्शन के फोर्स ने बैलेंस कर दिया है। तो ये फोर्स एक्सटर्नल तो है लेकिन बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड नहीं है। तो इस समय पे क्या टेबल चल रही है? नहीं चल रही है। क्या टेबल पे फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो ये फ्रिक्शन जो है इसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूं भाई टेबल यहां रखी है बस, क्या इस पे फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो ये चलने की कोशिश ही नहीं कर रही है। तो जब टेबल चलने की कोशिश करेगी तभी वहां पर फ्रिक्शन आकर के उसे रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? और इसी फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो डायनेमिक फ्रिक्शन भी दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन और एक कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन तो तब काम करेगा जब कोई चीज़, जैसे किसी टायर को आपने मूव करते देखा है सड़क पर, किसी चलती हुई कार का, बस का, ट्रक का, साइकिल का, तो वो रोल कर रहा है वहाँ पर, तो रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पर काम करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एक और नाम दे देते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर चीज़ स्लाइड कर रही है। तो इन तीनों में स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन उससे कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। हालांकि ये स्टेटमेंट इन जनरल हम दे देते हैं, दो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट परफेक्टली करेक्ट। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। कैसे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, एक्सप्लेन। तो इमेजिन कीजिए कि आपके सामने हमने एक बॉक्स रख दिया है, काफ़ी हैवी बॉक्स है। अब इस बॉक्स को आप पकड़ के खींच रहे हैं, तो आपने यहाँ फोर्स लगाया और आपने पहले 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर 15 न्यूटन का फोर्स लगाया और फिर 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तब तो ये चीज़ चल रही थी, लेकिन 5 न्यूटन पे भी नहीं चल रही थी, 10 न्यूटन पे भी नहीं चल रही थी, 15 न्यूटन पे भी नहीं चल रही थी। तो 5 न्यूटन पे क्यों नहीं चल रही थी? आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि जब हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इस पर एक फ्रिक्शन काम करेगा, और ये 5 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन के फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल फोर्स ज़ीरो हो गया, इसलिए नहीं चल रही। तो फिर 10 न्यूटन से क्यों नहीं चल रही थी?
तो फिर आप वही जवाब देंगे कि सर ये फ्रिक्शन पहले 5 न्यूटन का था, अब ये फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का हो गया। अच्छा 15 पे क्यों नहीं चल रही थी? सेम आंसर, सर ये भी 15 न्यूटन का हो गया था। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स चेंज हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक नेचर का जब होता है तो वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो अपनी वैल्यू को एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से एडजस्ट करता है। अब जब हमने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तब तो चल पड़ा, तो इसके एडजस्ट करने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है और उसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि इसकी जो लिमिट है वो 38 न्यूटन है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम लिमिट थी वो 38 न्यूटन थी, यानी कि जब तक मेरा फोर्स 38 के नीचे रहेगा वहाँ तक तो ये एडजस्ट कर लेगा। जैसे ही आप 38 के ऊपर जाएंगे बॉडी मूव कर जाएगी, और जब बॉडी मूव करने लगेगी तो फिर स्लाइडिंग होने लगी है, फिर वहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन रोल प्ले नहीं कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले कर रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम सीधे सीधे लिख देते हैं दैट इज़ नॉट अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और काइनेटिक फ्रिक्शन में हमारा एक कांस्टेंट फोर्स रहता है। इस बात को एक ग्राफ से दिखा दिया जाता है, अभी वो ग्राफ आपको समझाएंगे। ये अपना ब्लॉक है, ब्लॉक पर आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, के से दिखा देते हैं, और इस समय हम यहाँ वी भी दिखा देते हैं, मतलब दिस इज इन मोशन। वहाँ पर बॉडी रेस्ट पर है। कब तक रेस्ट पर है? जब तक फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। ठीक है।